हेलो ऑल, क्या हाल है। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री को। और आज के टॉपिक का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का उदय कैसे हुआ और नाजिज्म क्या है, तो इन सब के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। तो टाइटल नोट डाउन कर लो, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9 हिस्ट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कहानी सुनाता हूँ। एक 11 साल का लड़का है जो अपने पेरेंट्स को ये बात करते हुए सुनता है, आई एम गोइंग टू किल होल फैमिली और किल माई सेल्फ। या तो मैं अपनी पूरी फैमिली को मार दूँ या फिर मैं खुद को गोली मार के या फिर किसी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। और ये 11 साल का लड़का ये अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है। ऐसा इसके पेरेंट्स क्यों कहते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई ऐसा कहने की, तो ये जानेंगे। उसके बाद उसके रीजंस जानेंगे। ये कहानी एक जर्मन बॉय हेलमट की। उनको ये लगता था कि अब अलाइज पावर इसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस इंसिडेंट को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे कॉन्सेप्चुअल के साथ मैंने बनाया है, उसको समझेंगे। और इस कहानी का कंक्लूजन चैप्टर के लास्ट में उसको जानेंगे। इस इंसिडेंट के बाद छोटा हेलमट इतना डर गया था कि अगले 9 साल तक, 9 ईयर्स तक उसने अपने माँ के हाथों से कुछ नहीं खाया। उसको ये डर था कि उसकी माँ पॉइजन दे के उसको मार देगी, जिसकी वजह से वो अपने 9 साल तक कुछ नहीं खाया अपनी माँ के हाथों से। तो क्वेश्चंस बनता है, 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि व्हाई डिड हेलमट्स फादर डू दैट आफ्टर ऑल। ऐसा हेलमट के पिता ने ऐसा क्यों किया। दूसरा, व्हाट वाज द फियर दैट इट लेड हिम टू टेक हिज ओन लाइफ। उनके पिता को क्या डर था जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही जान ले ली। 2 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1914 में, समय के काल में वापस जाना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक ये चलता है। सेंट्रल पावर और अलाइज पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया। अलाइज पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में सेंट्रल पावर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया, अलाइज पावर में इंग्लैंड, रसिया और फ्रांस। इसमें जर्मनी की हार हो जाती है। नवंबर 1918 में जर्मनी ये वॉर हार जाता है, ये फाइट हार जाता है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेंट्रल पावर्स और अलाइज पावर के बीच में फाइट हो रही थी। तो नवंबर 1918 जर्मनी वॉर हार गया। तो जर्मनी जैसे ही वॉर हारता है तो वहाँ का जो किंग था फ्रेडरिक एबर्ट कंट्री छोड़ के ही भाग जाता है। उसको इससे मतलब ही नहीं है जर्मनी की जनता का क्या होगा, उसके आगे क्या कंडीशंस होगी। वो क्या करता है कि कंट्री छोड़ के वो भाग खड़ा होता है। जब वो वहाँ का किंग ही भाग गया तो वो देश कैसे चलेगा, वहाँ के स्टेट्स का क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं कि आगे क्या हुआ। जब फ्रेडरिक एबर्ट भाग गया, जर्मनी जैसे ही जंग हार गई, उसके बाद फ्रेडरिक एबर्ट भाग गया, उसके बाद की कंडीशंस क्या होती है। अब जर्मन किंग तो भाग गया फ्रेडरिक एबर्ट, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने खुद का एक वेमार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म कर लिया वेमार सिटी के अंदर में। तो जर्मनी में एक वेमार सिटी है, वहाँ पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसको वेमार रिपब्लिक भी कहा जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम महिलाओं को और एडल्ट्स को वोट देने का राइट्स दिया गया। मतलब कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया राइट टू वोट्स टू ऑल एडल्ट्स एंड वुमेन्स। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था,
और उस समय जो जर्मन पार्लियामेंट था उसका नाम था रिचटैग के नाम से जाना जाता था। लेकिन वेमार रिपब्लिक जो फॉर्म्ड हुआ था उसको लोगों ने नापसंद किया, पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था क्या जिसकी वजह से लोगों को ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही थी? क्या उसके कंडीशंस थे, क्या पॉलिसी थी, उसको जानेंगे। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था? तो इट वाज हर्स पीस ट्रीटी imposed on Germany by Allied powers। Allied powers तो जर्मनी हार चुका था, तो जब Allied powers ने क्या किया, कुछ साइन करवाया जर्मनी के ऊपर, उसने इम्पोज किया, जबरदस्ती किया। बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, because of Hers treaty, Germany lost everything। जैसे एलाइज पावर से जर्मनी हार गया, जर्मनी को जो भी उसके अंदर में रेवेन्यू वगैरह थे, जो भी इंडस्ट्री एरिया था, वो अलाइज पावर्स ने उस पर जबरदस्ती इम्पोज करा उसने, और इसकी वजह से जर्मनी को अपना सब कुछ गंवाना पड़ गया। तो जर्मनी तो ट्रीटी से लोग परेशान थे। क्या ट्रीटी थी वो बताता हूँ। जर्मनी आफ्टर पीस ट्रीटी, जर्मनी के कितने ओवरसीज कॉलोनी थे उसको खोना पड़ गया, मतलब जर्मनी के ओवरसीज कॉलोनी चले गए। जर्मनी ऑल्सो हैड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज टेकन अवे। जर्मनी के 13% टेरिटरीज को ले लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल रिसोर्सेज वर ऑल्सो हैंडेड ओवर टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। मतलब जर्मनी के पास जो 75% आयरन और 26% कोल रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फ्रांस में, पोलैंड में, डेनमार्क में और लिथुआनिया में। मतलब कि जर्मनी को इस ट्रीटी से साइन करने के बाद क्या क्या नुकसान झेलना पड़ गया वो सब आपके सामने है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि जर्मन के ओवरसीज कॉलोनी चले गए, दूसरा उसके टेरिटरी चले गए 13%, तीसरा 75% आयरन और 26% कोल रिसोर्सेज अलग अलग कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसमें फ्रांस था, पोलैंड था, डेनमार्क था और लिथुआनिया था। इसके बाद चौथा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट तक देख लिया था हमने। फोर्थ पॉइंट है आर्मी वाज डेमिलिटराइज्ड टू वीकेन इट्स पावर सो जर्मनी कुड नेवर वेज वॉर अगेन। मतलब कि जर्मनी के आर्मी को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो बाद में वॉर लड़ ही न सके। समझ रहे हो कि जर्मनी हारने के बाद उसकी क्या कंडीशंस हो गई है। जर्मनी वॉज हेल्ड इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, ऑल द ब्लेम वॉज पुट ऑन इट एंड अ मासिव फाइन ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स वॉज इम्पोज्ड। मतलब ये सारा वॉर जो हुआ उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी के ऊपर आ गई कि इसी की वजह से हुआ, और जर्मनी के ऊपर ही 6 बिलियन पाउंड्स का बड़ा अमाउंट बोल दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, ब्लेम लगा दिया गया कि 6 मिलियन पाउंड्स भाई चुकाओ तुम। तो जर्मनी की ये हालत हो गई थी वॉर हारने के बाद। पॉइंट आउट है, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इस चैप्टर में एक टर्म आया है नॉर्मल क्रिमिनल्स। तो बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे वेमार रिपब्लिक फॉर्म होने का, कि जर्मनी की जो हालत हुई है वो वेमार रिपब्लिक की वजह से हुई है। तो बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको नॉर्मल क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था। अभी नॉर्मल क्रिमिनल्स था क्या? तो नॉर्मल क्रिमिनल्स वेमार रिपब्लिक के नेताओं ने, लीडर्स ने नवंबर में ही वॉर रुकवा दिया था, जबकि उनका मानना था कि जर्मनी जीतने वाली थी और जर्मनी ने वॉर हारा ही नहीं था। तो इन लोगों ने एक आर्मिस्टिक साइन करके, इनके लीडर्स ने एक आर्मिस्टिक साइन करके जो वॉर चल रही थी उसको स्टॉप करवा दिया था नवंबर मंथ में ही, जिससे लोग उसे ट्रेटर्स और क्रिमिनल्स के नाम से पुकारने लगे थे, और ये बाद में बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। तो इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बोला गया।
अब बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस 1932 का। अब जर्मनी के पास तो बहुत सारी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके ऊपर ब्लेम भी लगा दिया गया, उसके ऊपर बहुत सारे अमाउंट्स भी इम्पोज कर दिए गए। तो जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस तो होनी ही थी, जर्मनी की तो हालत ख़राब होनी ही थी, कहाँ से पैसे लाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन भी एक है टर्म्स, उसको अभी समझाऊंगा क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो जर्मनी ने क्या किया कि 1923 में जर्मनी ने पैसे देने से मना कर दिया। कहाँ से पैसे लाएगा वो, उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। तो जर्मनी हैवी वॉर डेट, बहुत ज़्यादा पैसे कर्ज में था। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, पैसे देने से उसने मना कर दिया। तो फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी का एक जगह था रूर इंडस्ट्री एरिया था, इस पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने। फ्रांस किस में आता था, अलाइज पावर्स में आता था फ्रांस। तो जब जर्मनी ने पैसा देने से मना कर दिया तो फ्रांस क्या किया, जर्मनी के एक एरिया रूट पर कब्जा कर लिया। अब जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने डिसाइड किया कि हम पैसा ही छापेंगे। तो जर्मनी डिसाइडेड टू प्रिंट मनी, पैसा छापना सोचा इसने, पैसा छापेंगे। नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट। जर्मनी ने क्या किया था कि प्रिंट छापना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि जर्मनी ने बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजन लिया। तो उसने इतने प्रिंट छापे पैसे के, इतने पैसे छापे उसने कि वहां की जो जर्मनी की करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यूएशन ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन प्राइसेस राइज वेरी रैपिडली, दैट्स व्हाट वी कॉल हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब जब किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा रैपिडली राइज कर रही हो तो वो क्या कहलाती है, इन हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। मतलब कि मोर मनी हाई प्राइसेस। समझ में आया? इसको और एक अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं हाइपर इन्फ्लेशन को, एक कैसे और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि जर्मनी के कंडीशंस के हिसाब से उस टाइम पे 5 ब्रेड है और जर्मनी के पास पैसे 5 है, ठीक है। तो सब ब्रेड की प्राइस कितनी होगी, 1-1 रुपए हो गए। 5 रुपए है जर्मनी के पास और ब्रेड 5 ही है, तो प्राइसेस कितनी हो गई, 1-1 रुपए हो गई। लेकिन जर्मनी क्या कर रहा था कि पैसे छापते ही जा रहा था। मतलब उसने 50 छाप दिए, मतलब 5 से 50 छाप दिए। तो इस ब्रेड की प्राइस ऑलमोस्ट कितनी जाएगी, 11 रुपए आसपास पड़ेगी। समझ में आया? पहले 5 ब्रेड थी, जर्मनी के पास 5 ही रुपए है, तो इस ब्रेड की प्राइस थी सिर्फ 1 रुपए। लेकिन जर्मनी क्या कर रहा था, पैसा छापते ही जा रहा था, उसने 50 और छाप दिए। तो इस ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई। पहले 1 रुपए थी, वो अराउंड 11 रुपीज की होने लगी। मतलब कि मोर मनी हाई प्राइसेस, और यही टर्म हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे बंडल्स जो नोट के थे ना, सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए जा रहे थे। मतलब बंडल्स ऑफ नोट्स, मतलब आपकी पूरी सेविंग्स चली गई, आपके पेरेंट्स की पूरी हार्ड वर्क सेविंग्स चली गई सिर्फ एक ब्रेड के लिए। तो मतलब कंडीशंस इतनी वर्थलेस हो चुकी थी उस टाइम पे, मतलब जर्मनी की, कि आप सोच नहीं सकते कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कंडीशंस में उसकी हेल्प करता है अमेरिका। अमेरिका कैसे हेल्प करता है कि अमेरिका कुछ डॉइस प्लान बनाता है, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है वो, ताकि वो जर्मनी की हेल्प हो सके। तो इस डिफिकल्ट कंडीशंस में कौन हेल्प करता है, अमेरिका हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, वो डॉविस प्लान बनाता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग स्मॉल फंड्स किसको देता है, जर्मनी को देता है, ताकि जर्मनी की कंडीशंस ठीक हो सके। तो इस मतलब डॉइस प्लान के बाद अमेरिका क्या करता है कि जर्मनी की हेल्प करता है। तो शॉर्ट फंड्स उसने दिए जर्मनी को, ताकि उसकी कंडीशंस ठीक हो सके। लेकिन बहुत टाइम तक जर्मनी की कंडीशंस ठीक होती नजर आ रही थी, वो रिकवर भी कर रहा था, लेकिन बहुत दिनों तक ये नहीं चला। मतलब काफी समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ, जब अमेरिका जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, फंड्स दे रहे थे, लेकिन 1929 में क्या होता है कि अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जाता है। इन 1929 अमेरिका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड एंड द बिगनिंग ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब कि जैसे ही अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश करता है, तो वो अमेरिका
जर्मनी को सपोर्ट देना बंद कर देता है, क्योंकि अमेरिका की भी ऑलरेडी हालत खराब हो जाती है फाइनेंशियली। तो जर्मनी की ऑलरेडी हालत खराब थी, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब अमेरिका का खुद का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया तो फाइनेंशियल कंडीशंस वहां पर अमेरिका भी खराब हो गई और उसने जर्मनी को अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया। अब जैसे ही क्रैश वगैरह हो गया, अमेरिका ने सपोर्ट वापस ले लिया। मतलब 1932 तक आते आते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जो पहले हो रही थी वो हाफ से भी कम होने लगी। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल टू लेस देन हाफ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खराब होने लगा। जो वहाँ की 6 मिलियन पीपल थी वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबलेस हो चुकी थी और कुछ भी काम करने को रेडी थे। मतलब कुछ भी काम मिल जाए, बस काम मिल जाए। अब जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, लोग भुखमरी आ जाती है, तो काम करके कुछ खाने का सोचते हैं। तो विलिंग टू डू एनी वर्क, कुछ भी काम मिल जाए, बस फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा कंडीशन खराब हुई थी मिडिल क्लास और बिजनेसमैन की, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेसमैन वर रूइंड। तो ये 1932 आते आते ये कंडीशंस हो चुकी थी। अब आते हैं मिडिल क्लास और बिजनेसमैन तो बर्बाद हो चुके थे, उनको ये सबसे ज़्यादा डर था कि उनको भी लेबर जैसी जॉब न करना पड़े। मतलब उनकी तो और ज़्यादा हालत खराब थी। और सबसे ज़्यादा डर वहाँ पर लोगों में ये था वेमार रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेमार रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? पहला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब वहाँ की एक सरकार जो थी वो स्टेबल नहीं थी। जब भी सरकार फॉर्म करती थी तो मिली जुली सरकार फॉर्म करती थी, कॉलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती थी जो हमेशा गिरती रहती थी, 6 महीना चली, साल भर चली, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। दूसरा था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को ये पावर्स था कि वो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दे, जो पीपल को राइट्स दिए हुए उसको सस्पेंड कर सकती थी और पूरी देश पर अपना राज चला सकती थी। तो दो कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा डर था। जो वेमार रिपब्लिक फॉर्म करी थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशंस ये थी जिससे लोगों में डर खौफ बना हुआ था। अब इतना कुछ हो रहा था तो जर्मनी की जो जनता समझ रही थी, जर्मनी की जो रिपब्लिक समझ रही थी, ये सब वेमार रिपब्लिक की वजह से हो रहा है। तो वो इसलिए गवर्नमेंट को नापसंद कर रही थी। इसी कंडीशंस में हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर आते हैं हिटलर, जिनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। तो अब जानेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। अब बात करते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो हिटलर का जन्म जो हुआ था, हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उसका जन्म हुआ था। हिटलर वाज वेरी अपसेट बाय जर्मन डिफीट। मतलब कि जर्मन जो हार गया था ना, वो हिटलर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। उसने तो दिल पे ले लिया, भाई जर्मन कैसे हार गया, जर्मनी कैसे हार गया। तो हिटलर वाज वेरी अपसेट बाय जर्मनीज डिफीट, काफी डिसअपॉइंटेड था और एंग्री था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के चक्कर में। उसे ये कंडीशंस पॉलिसी पसंद नहीं आ रही थी। तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो 1919 में क्या किया, उसने एक पार्टी ज्वाइन करी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसका नाम नाजी पार्टी भी किया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी बोलते हैं इसको। तो हिटलर जब आया था, हिटलर के बारे में बताते हैं कि हिटलर ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। 1889 में उसका जन्म हुआ था। जर्मनी जो हार गया था उसके चक्कर में काफी वो डिसअपॉइंटेड और एंग्री था और सबसे ज्यादा उसको खराब लग रहा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसकी जो कंडीशंस थी, इसकी जो पॉलिसीज थी वो खराब लग रही थी। तो इसने 1919 में, टर्म्स की वर्ड्स ध्यान रखना, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी और बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखी, जिसको नाजी पार्टी भी कहते हैं। इस टाइटल को ध्यान रखना, नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी के बारे में पढ़ेंगे क्या है कैसे है। अच्छा, नाजी पार्टी जब फॉर्म करी थी तो स्टार्टिंग में इसे कोई नहीं जानता था कि नाजी पार्टी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ये पार्टी क्या चाहती है। तो फर्स्ट टाइम जब ये इलेक्शंस लड़ी थी 1928 में, जब इसने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ इसको 22.6% ऑफ द वोट्स मिले। मतलब कि सिर्फ 2.5% के आसपास ही वोट मिले, जिससे यह गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन जब नाजी पार्टी एक्सपैंड करी, मतलब जर्मनी में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो नाजी पार्टी ने बहुत हेल्प करी, बहुत बड़े बड़े वादे करे। तो 1932 आने तक नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी विथ 37% ऑफ द वोट। कहाँ इसे 2.6, मतलब 2.6, 2% के आसपास, 2.5% के आसपास से 37% इसको वोट्स मिले थे।
तो ये इंक्रीज देखने को मिला था नाजी पार्टी का। जब ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन लगी थी 1928 में, तो इसने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि इसको वोट मिले थे, सिर्फ 2.6 वोट मिले थे। लेकिन इसके बाद 1928 से लेकर 1932 तक आने आते इसने बहुत सारे हेल्प करे, इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में वादे करे इसने, तो इसकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई 37% ऑफ वोट्स के साथ। अब बात करेंगे हिटलर प्रोमिसेस के बारे में। हिटलर जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लीडर था, उसके बातों में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत जल्दी उसकी बातों को फॉलो करते थे। तो हिटलर ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे। उस जब आया था नाजी पार्टी उसने फॉर्म करी थी, जब उसे अच्छे वोट्स मिल गए तो उसने बताया कि जर्मनी को वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा वो। दूसरा, वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का बदला लेगा। He would take revenge for the Treaty of Versailles and restore the dignity of the German people। और जो जर्मन पीपल की पुरानी डिग्निटी और रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो वापस दिलाएगा। Everyone would be given employment। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका था उस टाइम पे, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो सारे को एम्प्लॉयमेंट देगा, जॉब्स देगा और यूथ का फ्यूचर सिक्योर करेगा। ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस वुड बिकम एलिमिनेटेड। तो जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, जो बाहर के हैं, जर्मन के बाहर के लोग हैं, उसको एलिमिनेट कर देगा। तो ये कुछ बड़े बड़े प्रोमिसेस थे हिटलर के थ्रू, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हिटलर ने तो बहुत बड़े वादे कर दिए। अब हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबेल्स। ये क्या करता था, लोगों को इन्फ्लुएंस करता था कि हिटलर एक मसीहा है और सेवियर है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ये जोसेफ गोबेल्स एक इन्फ्लुएंसर था, एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। किसका? हिटलर का, एडॉल्फ हिटलर का। अब हिटलर प्रेसिडेंट बन जाता है और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो क्या करता है उसके बारे में अब जानेंगे। अब हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के बाद बात करेंगे कि हिटलर को 30 जनवरी 1993 में जो प्रेसिडेंट थे हिंडबर्ग ने, उसने चांसलर ऑफ जर्मनी बना दिया। हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी बनाया गया। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट हिंडबर्ग के द्वारा। और ये कब हुआ था? 30 जनवरी 1933 में। ठीक है। अब ये पावर में आ गया, हिटलर तो पावर में आ गया, तो इसने क्या किया? डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एज सुन एज ही बिकेम टू पावर, हिटलर बिकेम डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी। डिसमेंटलिंग मतलब ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। तीसरा, हिटलर पास द 5 डिक्री विच टुक अवे ऑल सिविल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो पहले क्या था कि हिटलर ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, सबके लिए काम करूंगा, मुझे मौका दो। जैसे वो पावर में आ गया उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खराब कर दिया। आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, प्रेस की आज़ादी नहीं है, असेंबली की आज़ादी नहीं है, आप एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। तो बहुत सारी चीज़ें 5 डिग्री मतलब एक 5 डिग्री उसने अलाउ किया, जिसकी वजह से बहुत सारी आपकी फ्रीडम छीन ली गई। उसके बाद एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है 3 मार्च 1933 को, जिसकी वजह से और ज़्यादा डेमोक्रेसी खराब होती है। तो हिटलर बहुत ही ज़्यादा जो अपने वादे किए थे उससे बहुत ज़्यादा निगेटिव निकला। ये पॉइंट आउट है, आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हिटलर डिक्टेटर बन चुका था, उसने सारे पावर्स अपने हैंड में ले लिए। आफ्टर बिकमिंग डिक्टेटर हिटलर हेड्स ऑल द पावर्स इन हिज हैंड्स। सारे पावर अब उसकी मुट्ठी में थे, अब वो कुछ भी कर सकता था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी। सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़कर, उसकी जो खुद की पार्टी थी नाजी पार्टी, उसको छोड़कर सारे ट्रेड यूनियंस और जितने सारे पार्टीज थे सब पर बैन लगा दिया, उसने रोक लगा दी। मीडिया, आर्मी, जुडिशरी वर ब्राउड अंडर द कंप्लीट कंट्रोल। जितने भी मीडिया थी, आर्मी थी, जुडिशरी थी, सब अब हिटलर के कंट्रोल में थे। तो ये बहुत बड़ा डिक्टेटर था उस टाइम का। अब बात करेंगे हिटलर चाहता क्या था, मतलब कि पूरा सोसाइटी को कंट्रोल करना चाह रहा था और उसने ऐसा कर भी लिया था। पूरी सोसाइटी उसके कंट्रोल में थी। इसके लिए उसने सबसे पहले स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज बनाए। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड। कुछ अलग टाइप का सिक्योरिटी फोर्सेज बनाए जो नाजी के रूल्स को फॉलो करते थे। एक सीक्रेट स्टेट पॉलिसी बनाएगी जो गिस्टैपो नाम था, जो एक सीक्रेट स्टेट पॉलिसी। ठीक है। A secret state policy was also formed which was called the Gestapo।
इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए थे। द एसएस एंड एसटी वर गिवन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। एक सिक्योरिटी स्क्वाड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस अलग से बनाया गया है, जिसको हैंडिस हेनमर लीड कर रहे थे, लीड बाय हैंडिस हेनमर। तो ये पावर्स उसको और भी ज़्यादा, जो और लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी उससे ज़्यादा इन लोगों को पावर्स थी। मतलब कि एक ऐसा पावर जिसमें लोगों को बिना किसी केस का, बिना किसी जजमेंट का उसे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते थे, एक चैम्बर्स में उसको रख सकते थे और उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। मतलब कि नाजी स्टेट पूरी तरह से ड्राइडेड स्टेट बन चुका था, ड्राइडेड क्रिमिनल स्टेट बन चुका था। हालांकि शुरुआत में हिटलर को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सक्सेस भी मिली थी। जो हिटलर था उसके इकोनॉमिस्ट थे हैज़लमैट। हैज़लमैट में क्या करता कि वो फंड जनरेट करता था एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा हिटलर जो बोला था कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसमें हेल्प करा था हिटलर के जो इकोनॉमिस्ट थे हैज़लमैट, और उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किया था। तो जर्मन सुपर हाईवे जो ऑटोबैन या फिर वोल्क्सवैगन इसी प्रोजेक्ट का पार्ट था। इससे ज़्यादा और ज़्यादा हिटलर को पॉपुलैरिटी मिली थी। और हिटलर ने क्या किया था कि फॉरेन पॉलिसी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रीनलैंड को ऑक्युपाइड कर लिया था उसने, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया था उसने ऑस्ट्रेलिया को भी, और चेकोस्लोवाकिया पे उसने कंट्रोल भी ले लिया था। और जो भी उसके लीडर थे हरमन गोरिंग, इनका भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम में इकोनॉमी को बेटर बनाने में। ये कुछ पॉइंट्स थे इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे नाजी आइडियोलॉजी के बारे में। तो नाजी पार्टी ने फॉर्म करा था, हिटलर ने फॉर्म करा था, तो वो सिर्फ अपने ही एक अलग सिस्टम को फॉलो करते थे कि उनका मानना था कि हम जो बिलीव कर रहे हैं वही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि सारे पीपुल एक जैसे नहीं है, ऑल पीपुल वर नॉट इक्वल, देयर वाज अ रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की मतलब भेदभाव था उनके। और सबसे ज़्यादा इनका टारगेट था नॉर्डिक आर्यंस, जो कि ज्यूज के सबसे बड़े दुश्मन थे। तो नाजी बिलीव करते थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। और एक और चीज़ थी लेवेंसरम, जिसको लिविंग स्पेस भी कहा जाता है। तो हिटलर का मानना था कि सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए हमें और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना पड़ेगा। तो ये नाजी कुछ आइडियोलॉजी है, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे ट्राई करेंगे। अब जो नाजी पार्टी थी वो यूथ पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती थी। तो उसने क्या किया, जो स्कूल्स में और भी जीविश टीचर्स थे, जो भी सभी जीविश टीचर थे, उसको एक्सपेल कर दिया। एंड दो कंसिडर्ड पॉलिटिकली अनरिलायबल, तो काफ़ी ये अनरिलायबल था कि उसने सारे जीविश टीचर को एक्सपेल कर दिया। चिल्ड्रेन वर ऑल्सो सेग्रीगेटेड, मतलब अलग अलग बैठाए जाते थे। जो नाजी बिलीव के आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे उनको अलग, जो नाजी आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते थे उनको अलग। मतलब कि आर्यंस और ज्यूज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना। जर्मन्स एंड ज्यूज वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर, एक साथ खेल नहीं सकते थे, एक साथ बैठ नहीं सकते थे। अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन लाइक ज्यूज, जिप्सीज एंड हैंडीकैप्ड वर एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल्स एंड लेटर सेंट टू द गैस चैम्बर्स। मतलब जो कि अनडिजायरेबल थे, जो चिल्ड्रेंस, जिप्सीज, ज्यूज या फिर हैंडीकैप, उनको एक्सपेल कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया और गैस चैम्बर में भेज दिया गया। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये उस टाइम का यूथ का कंट्रोल था, हिटलर के टाइम का। इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे हिटलर आखिर चाहता क्या था, क्या बिलीव था उसका, उसकी थिंकिंग क्या थी। तो उसका ये मानना था कि जो डिसेबल और अनफिट है उनको काम करने का और जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनको मार गिराओ, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो डिसेबल एंड कंसिडर्ड अनफिट टू वर्क, हिटलर बिलीव देयर वाज नो पॉइंट इन कीपिंग देम अलाइव। और जो कुछ अच्छे जर्मन्स थे उनको स्कूलिंग भेजा जाता था, जो डिसेबल नहीं थे, जो आर्यंस थे, उनको भेजा जाता था। Racial science was introduced into their syllabus. Even mass class stereotypes about Jews were taught. मतलब कि उसके अंदर में इतना हेट भावना इतनी ज़्यादा थी कि क्लास के सिलेबस के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया जाने लगा। मतलब कि ज्यूज को हेट करो, मतलब इवन इन मैथ्स के सिलेबस में भी स्टीरियोटाइप्स स्टार्ट कर दिया गया ज्यूज के बारे में। Children were taught to be loyal and submissive to Hitler, to hate the Jews and to worship him. बच्चों को यह सिखाया जाता था कि हिटलर की पूजा करो, वर्शिप करो और ज्यूज को हेट करो, नफरत करो। एट द एज ऑफ 14 चिल्ड्रन ज्वाइन द जंग वॉल वेयर दे लर्न बेसिक थिंग्स।
जैसे ही बच्चे 14 साल के हुए उनको बेसिक थिंग्स हिटलर की बिलीफ के बारे में बताने स्टार्ट किया जाने लगा। उनको जंग वॉल्ड ज्वाइन कराया गया, उनको हिटलर आर्मी ज्वाइन कराया गया। तो कुछ हिटलर की ये बिलीव्स थी, उनकी कुछ थिंकिंग्स थी उस टाइम पे जो ये इंसिडेंट्स हो रहे थे। इसकी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। 1939 आते आते ये कंपलसरी हो गया था कि 14 साल के बच्चे को हिटलर आर्मी ज्वाइन करना होगा और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन करनी होगी। तो वुमेन्स में उसने बहुत ज़्यादा फोर्सली बोला था हिटलर ने कि आपको प्योर ब्लडेड आर्यन से ही शादी करनी है और प्योर ब्लडेड आर्यन से ही बच्चे पैदा करनी है। हालांकि वुमेन्स को अवार्ड भी दिए जाते थे अगर वो डिसेबल बच्चे न पैदा करके डिजायरेबल बच्चे पैदा करते थे। तो 4 डिजायरेबल बच्चे को ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 डिजायरेबल चिल्ड्रन को सिल्वर क्रॉस और 8 डिजायरेबल चिल्ड्रन को गोल्ड क्रॉस अवार्ड दिया जाता था। और महिलाओं को ये बताया जाता था कि वो अपने बच्चों को रेशियल प्योरिटी के बारे में बताएं, नाजिस वैल्यूज के बारे में बताएं। तो ये सारे उस टाइम के इंसिडेंट्स थे। अब आगे पढ़ेंगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था। अच्छा, नाजिस जो हिटलर्स थे वो प्रोपेगेंडा कैसे फैलाता था। जब वो डिसेबल बच्चों को मारते थे ना, या फिर कोई जो उनके बिलीफ को फॉलो नहीं करता था, तो उनको ये बोलते थे कि मार नहीं रहे हैं। वो किल और मर्डर ये वर्ड यूज नहीं करते थे। वो बोलते थे कि उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। They did not use words like kill or murder, just giving a special treatment. वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। To kill the Jews, they called it the final solution. जितने भी Jews थे उनको मार गिराना वो बोलते थे final solution. To kill the disabled people, they called it euthanasia. जो disabled people थे उनको मारना वो euthanasia के नाम से बुलाते थे। गैस चैम्बर्स were called disinfection areas. और जो गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था लोगों को, उसको disinfection areas कहा जाता था। नोट डाउन करो। आप बात करेंगे गैस चैम्बर था क्या। मतलब ये बहुत ही भयानक टाइप का रूम था और रूम में ना एक गैस रख दी जाती थी और मतलब लोगों को उसमें छोड़ दिया जाता था। किलिंग ह्यूमंस और एनिमल्स बाय गैस। ये गैस चैम्बर था, एक रूम बनाया हुआ था, ब्लॉक रूम था चारों तरफ से, और उसमें एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को उसमें फेंक दिया जाता था। लोग अपने आप ही जहरीली गैस की वजह से मर जाते थे। तो ये तरह का एक गैस चैम्बर था। अब एक टर्म समझेंगे होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट था क्या, मतलब कि नाजी के ग्रुप के लोगों द्वारा ज्यूज की हत्या, मतलब सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ ज्यूज। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग स्टेज वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है, जब लोगों को बाहर निकाला गया, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। तो सबसे पहले स्टेज 1 नोट डाउन करो आप। अब आते हैं स्टेज 1 में, मतलब वो एक्सक्लूजन स्टेज था वो 1933 से 1939 का। तो वो सबसे ज्यादा जो, अब बात करेंगे हिटलर आखिर चाहता क्या था, क्या बिलीव था उसका, उसकी थिंकिंग क्या थी। तो उसका ये मानना था कि जो डिसेबल और अनफिट है उनको काम करने का और जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनको मार गिराओ, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो डिसेबल एंड कंसिडर्ड अनफिट टू वर्क, हिटलर बिलीव देयर वाज नो पॉइंट इन कीपिंग देम अलाइव। और जो कुछ अच्छे जर्मन्स थे उनको स्कूलिंग भेजा जाता था, जो डिसेबल नहीं थे, जो आर्यंस थे, उनको भेजा जाता था। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन देयर सिलेबस, इवन मैथ्स क्लास स्टेरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर टाउट। मतलब कि उसके अंदर में इतना हेट भावना इतनी ज्यादा थी कि क्लास के सिलेबस के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया जाने लगा। मतलब कि ज्यूज को हेट करो, मतलब इवन इन मैथ्स के सिलेबस में भी स्टेरियोटाइप्स स्टार्ट कर दिया गया ज्यूज के बारे में। चिल्ड्रन वर टाउट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव टू हिटलर, टू हेट द ज्यूज एंड टू वर्शिप हिम। बच्चों को यह सिखाया जाता था कि हिटलर की पूजा करो, वर्शिप करो और ज्यूज को हेट करो, नफरत करो। एट द एज ऑफ 14 children joined the junk world where they learned basic things. जैसे ही बच्चे 14 साल के हुए उनको बेसिक थिंग्स हिटलर की बिलीफ के बारे में बताने स्टार्ट किया जाने लगा। उनको जंग वॉल्ड ज्वाइन कराया गया, उनको हिटलर आर्मी ज्वाइन कराया गया। तो कुछ हिटलर की ये बिलीफ्स थी, उनकी कुछ थिंकिंग्स थी उस टाइम पे जो ये इंसिडेंट्स हो रहे थे। इसकी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। 1939 आते आते ये कंपलसरी हो गया था कि 14 साल के बच्चे को हिटलर आर्मी ज्वाइन करना होगा और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन करनी होगी।
तो वुमेन्स में उसने बहुत ज़्यादा फोर्सली बोला था हिटलर ने कि आपको प्योर ब्लडेड आर्यन से ही शादी करनी है और प्योर ब्लडेड आर्यन से ही बच्चे पैदा करनी है। हालांकि वुमेन्स को अवार्ड भी दिए जाते थे अगर वो डिसेबल बच्चे न पैदा करके डिजायरेबल बच्चे पैदा करते थे। तो 4 डिजायरेबल बच्चे को ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 डिजायरेबल चिल्ड्रन को सिल्वर क्रॉस और 8 डिजायरेबल चिल्ड्रन को गोल्ड क्रॉस अवार्ड दिया जाता था। और महिलाओं को ये बताया जाता था कि वो अपने बच्चों को रेशियल प्योरिटी के बारे में बताएं, नाजिज वैल्यूज के बारे में बताएं। तो ये सारे उस टाइम के इंसिडेंट्स थे। अब आगे पढ़ेंगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था। अच्छा, नाजिज जो हिटलर्स थे वो प्रोपेगेंडा कैसे फैलाता था? जब वो डिसेबल बच्चों को मारते थे ना, या फिर कोई जो उनके बिलीफ को फॉलो नहीं करता था, तो उनको ये बोलते थे कि मार नहीं रहे हैं, वो किल और मर्डर ये वर्ड यूज नहीं करते थे। वो बोलते थे कि उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। They did not use words like kill or murder, just giving a special treatment. वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। To kill the Jews, they called it the final solution. जितने भी Jews थे उनको मार गिराना वो बोलते थे final solution. To kill the disabled people, they called it euthanasia. जो disabled people थे उनको मारना वो euthanasia के नाम से बुलाते थे। Gas chambers were called disinfection areas. और जो gas chambers में भेजा जाता था लोगों को, उसको disinfection areas कहा जाता था। तो डाउन करो। आप बात करेंगे गैस चैम्बर था क्या? मतलब ये बहुत ही भयानक टाइप का रूम था और रूम में ना एक गैस रख दी जाती थी और मतलब लोगों को उसमें छोड़ दिया जाता था। किलिंग ह्यूमंस और एनिमल्स बाय गैस। ये गैस चैम्बर था, एक रूम बनाया हुआ था, ब्लॉक रूम था चारों तरफ से, और उसमें एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को उसमें फेंक दिया जाता था। लोग अपने आप ही जहरीली गैस की वजह से मर जाते थे। तो ये तरह का एक गैस चैम्बर था। अब एक टर्म समझेंगे, होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट था क्या? मतलब कि नाजी के ग्रुप के लोगों द्वारा ज्यूज की हत्या, मतलब सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ ज्यूज। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग स्टेज वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है? जब लोगों को बाहर निकाला गया, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। तो सबसे पहले स्टेज 1 नोट डाउन करो। अब आते हैं स्टेज 1 में, मतलब वो एक्सक्लूजन स्टेज था वो 1933 से 1939 का। तो वो सबसे ज्यादा जो अब बात करेंगे स्टेज 1 का, जिसका नाम दिया गया एक्सक्लूजन। 1933 से 1939 के बीच में हुआ था ये। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था 1935 का न्यूरेमबर्ग लॉ था सिटीजनशिप का। मतलब इसमें ज्यूज को किसी तरह बाहर निकालना था, किसी तरह देश से बाहर चले जाए। जो जर्मन्स थे या रिलेटेड ब्लड थे उनको ही अलाउ था सिटीजनशिप का, और अदर पीपल को अलाउड नहीं था। और ज्यूज और जर्मन के बीच में शादी नहीं हो सकती थी, वो शादी एक साथ नहीं कर सकते थे। ज्यूज को जर्मन की झंडे लहराने से भी मना कर दिया गया था। ज्यूज के बिजनेसेस बॉयकट कर दिए गए थे, प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी। अगर कोई ज्यूज गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो उसको वहाँ से हटा दिया गया था। तो ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे कि किसी तरह ज्यूज बाहर चला जाए। और इससे भी ज़्यादा हुआ था 1938 में नवंबर में हुआ था द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या हुआ था कि नवंबर में एक जर्मन डिप्लोमेट की मर्डर हो जाती है और उसका सारा इंजाम ज्यूज पर लगा दिया जाता है। जर्मन डिप्लोमेट की पेरिस के अंदर मर्डर हो जाती है और इसका इंजाम ज्यूज पर लगा दिया जाता है कि इसका ज्यूज का ही किराया कराया है। तो इससे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क जाती है और इसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे वो और ज़्यादा हिंसा भड़ाते हैं। क्या होता है उस इंसिडेंट के बाद, उसको जानेंगे। अब जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वो इस हिंसा भड़काने में बहुत ज़्यादा की रोल करता है। उसके बाद क्या हुआ था कि साइनोगस सेट को आग लगा दी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी दुकानें जला दी गई। ज्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। तो मतलब अराउंड 30,000 ज्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था और इनको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया था। तो ये स्टेज 1 था। अब बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में। अब जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वो इस हिंसा भड़काने में बहुत ज़्यादा की रोल करता है। उसके बाद क्या हुआ था कि साइनोगस सेट को आग लगा दी गई थी।
थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी दुकानें जला दी गई, ज्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। तो मतलब अराउंड 30,000 ज्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था और इनको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया था। तो ये स्टेज 1 था। अब बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में। अब स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 2 में था गेटोइजेशन, 1940 से 1944 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी ज्यूज थे उनको घैटोज नाम की एक जगह है वहां भेज दिया गया था। मतलब कि सितंबर 1941 में ये मैंडेटरी हो गया था कि ज्यूज को एक येलो कलर का, येलो स्टार का डेविड जिसको लगा के चलना है, जिससे दूर से ही पहचाना जा सके कि ये ज्यूज है। और उनको एक घैटोज नामक जगह पर भेज दिया गया था जहाँ पर बहुत सारी पॉवर्टी, डिजीज, हंगर ये सब थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी ज्यूज मर जाए, बेकार हो जाए। तो ये था स्टेज 2। अब बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में, एनिमेशन के बारे में। तो एक तरफ तो ये इंसिडेंट चल रहा था, दूसरी तरफ हिटलर क्या था, वो इस यूरोप पर कब्जा करना चाह रहा था, ये दिख गया था। तो उसने क्या किया, 1939 में पोलैंड पर अटैक कर दिया और 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक किया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बना, वो कॉज बना। तो जापान ने अटैक किया अमेरिका के पर्ल हार्बर, तो यूएसए इंटेड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये सब चल ही रहा था। 1945 में ये एंड हो जाता है हिटलर के डिफीट के साथ। मतलब हिटलर की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है 1945 में। लेकिन साथ साथ एक और इंसिडेंट होता है कि हिटलर, उसके जो मिनिस्टर थे और उसकी पूरी फैमिली बंक करके एक अपार्टमेंट में सुसाइड कर लेते हैं। तो कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको जब मैंने फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट किया था हेलमत के बारे में कि हेलमत के फादर ने सुसाइड क्यों करा था, क्या रीज़न था, तो आपको बता दूं कि हिटलर के मरने के साथ ही जो हेलमत के फादर थे वो नाजी पार्टी का एक हिस्सा थे और उनको लगा था कि अब उनसे भी बदला लिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही सुसाइड कर ली। तो ये पूरा इंसिडेंट अगर आपको समझ में आया तो आप नोट डाउन, इसकी नोट्स बना लेना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ये आपके काम आएंगे। और अगर कुछ भी डाउट हो तो एक कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना वहाँ पे। ओके।